नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वल्ली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में आपको 17 बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं विभिन्न राज्यों की होगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज की इस वीडियो में आपको जो भी खबरें मिलने वाली हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है, आप सभी को मालूम होगा। भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, चुनाव से संबंधित और आम जनता के मुद्दे को उठाया जाता है और समाचार पत्रों का विश्लेषण किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। सबसे पहले मैं बात करूँगा चुनावी रणनीति को लेकर। बीजेपी के द्वारा जिस तरह से चुनावी रणनीति बनाया जा रहा है, सभी कास्ट को साधने का प्रयास किया गया है। भाजपा की 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है। 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। गोरखपुर से योगी और सिराथू से केशव, आधे से ज़्यादा टिकट ओबीसी दलित को। तो सवाल है, क्या गोरखपुर से योगी जी जीत पाएंगे? वैसे योगी जी को गोरखपुर से कोई हरा नहीं पाता है, यह रिकॉर्ड है। योगी जी हमेशा गोरखपुर से जीतते आए हैं। लेकिन अब की बार का जो समीकरण बन रहा है, उसके आधार पर आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है सिराथू को लेकर, जहां से केशव प्रसाद मौर्य लड़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। क्या सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य जीत पाएंगे? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप उस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने शहर का हाल और आपकी जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के आधार पर आगे की जानकारी आपको मिलेगी। अगली अपडेट है ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग और महिलाओं को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव में एक नया रणनीति अपनाया गया है जातीयगत समीकरण को साधने के लिए। तो जातीयगत समीकरण जो है, उसमें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। जिस तरह से टिकट दिया गया है, उससे यही प्रतीत होता है कि भाजपा इन कास्टों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। जैसे महिलाओं को टिकट देकर महिला वोट, 19 एससी को टिकट देकर एससी वोट और 44 ओबीसी को टिकट देकर ओबीसी, यानी कि इन तीनों लोगों को साधने का प्रयास किया गया है, यानी कि ओबीसी वर्ग को, एससी वर्ग को और महिलाओं को। तो क्या इस दांव में बीजेपी सफल हो पाएगी? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पर ठाकुरों को भी दिया गया है 10 ब्राह्मण और 8 वैश्य उम्मीदवार। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों को टिकट कम दिया गया है और वैश्य को टिकट कम दिया गया है, बल्कि ठाकुर को 15 टिकट दिया गया है, ओबीसी को सबसे ज़्यादा टिकट दिया गया है। तो क्या इस रणनीति से बीजेपी उत्तर प्रदेश में काबिज हो पाएगी? 2022 के चुनाव के बारे में आपको क्या जानकारी है, आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। अगली अपडेट है सीटेट परीक्षा को लेकर है। सीटेट परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड, सीटेट की 16 और 17 जनवरी की परीक्षा के लिए नया एडमिट कार्ड जारी किया गया है। सीबीएसई ने 16 और 17 दिसंबर को आयोजित की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा को दोबारा कराने का फैसला किया है। अगली खबर टीईटी परीक्षा को लेकर है, जो कि बिहार की खबर है और बिहार सरकार के द्वारा इसका ऐलान भी कर दिया गया है। दूसरी टीईटी 31 मार्च के पहले होगी। इसकी घोषणा के साथ गाइडलाइंस भी जारी किया गया है। पास होने के लिए 60% अंक लाना जरूरी। बीसी, ईबीसी, जनरल कोटि की महिलाएं 55% अंक और एससी, एसटी व निःशक्त 50% अंक पर पास होंगे। परीक्षा 150 अंकों की होगी। प्रथम प्रश्न में हिंदी, उर्दू और बांग्ला की परीक्षा, दूसरे में विषय के अनुसार उस भाषा और विषय समूह में पास करना अनिवार्य होगा जिसमें वह नियुक्ति चाहते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि उर्दू के लिए प्रथम पत्र में मौलवी या इंटर में 50 अंक के उर्दू विषय और दूसरे पत्र के लिए आलिम या स्नातक में 50 अंक के उर्दू में पास होना जरूरी होगा। तो पूरी जानकारी इसमें दी गई है। अब इस कटिंग को आप पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान की खबर है, पटना एडिशन में छपा हुआ है।
एक और महत्वपूर्ण खबर है रेलवे की परीक्षा को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया, लेकिन जो कट-ऑफ गया वह अप्रत्याशित था। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया था, जो दावा किया गया वही आज सही साबित हुआ है। अभी आप उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम देखेंगे, उसमें भी कट-ऑफ देखकर इसी तरह आप चौंकेंगे। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रेलवे की CBT 2 परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7,05,620 उम्मीदवारों की सूचीबद्ध किया गया, यानी कि ये सभी अभ्यर्थी CBT 2 की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। अब कितने प्रतिभाग करेंगे यह तो समय बताएगा, तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा कब होगी, तो दूसरे चरण की परीक्षा 14 और 18 फरवरी को होगी। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सवाल है कि कोरोना की महामारी में परीक्षा हो पाएगा या नहीं, तो अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। समय अनुसार आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट है, सबसे पहले वार्डों का पुनर्गठन होगा। पटना की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और आपको बता दें मई के अंत तक चुनाव कराने की होगी वैधता। तो राज्य में मई के अंत तक नगर निकाय चुनाव कराने की वैधता आयोग के समक्ष होगी। वर्तमान नगर निकायों का कार्यकाल जून के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो रहा है। ऐसे में कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व नगर निकायों की चुनाव संपन्न कराने की तैयारी शुरू की गई है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। अगली अपडेट है, शिक्षकों की आवश्यकता का नए सिरे से होगा आकलन। सेकेंडरी +2 स्कूलों के पदों का होगा। तो देखिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जो यहाँ पर लिखा हुआ। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में देखिए, छात्रों का अनुपात शिक्षकों का अनुपात कितना है, छात्र शिक्षक अनुपात में है या नहीं। देखिए, इसका डाटा निकालकर भर्ती करना, छात्रों को प्रतियोगी छात्रों को मूर्ख बनाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती की मांग चल रही, लाखों पद खाली हैं, लेकिन सरकार तब से डाटा ही एकत्रित कर रही है। और मैं आपको बता दूं, अगर घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं किया गया तो बीजेपी को 2022 के चुनाव में युवाओं से झटका लग सकता है। जीतना हारना अलग बात है। अगली अपडेट है, अभी नहीं मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन, वोट के बाद ही गिफ्ट। तो सवाल है, वोट के बाद गिफ्ट का मतलब क्या है। यहां पर चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आयोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, वोट के बाद ही गिफ्ट, अभी नहीं मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। इसका मतलब कि वोट को टैबलेट और स्मार्टफोन से खरीदा जा रहा है, टैबलेट और स्मार्टफोन से वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। जब पोस्टर बैनर रोडों से हटाया जा रहा है, तो समाचार पत्र में इस बात का संकेत क्यों दिया जा रहा है कि जब आप वोट देंगे, सरकार बनेगी, तभी आपको गिफ्ट मिलेगा। ऐसी बात क्यों लिखी हुई है। इस पर चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। अगली अपडेट है, APS भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश की खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लंबे समय से APS भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि APS भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो गए अभ्यर्थी। 10 वर्षों में APS की एक भर्ती भी पूरी नहीं करा सका आयोग। जो दावा आयोग के द्वारा किया जाता कि भर्ती में पारदर्शिता के साथ भर्ती को समय से कंप्लीट किया जा रहा है, यहाँ पर साफ साफ झलक रहा है कि 10 वर्षों में एक भर्ती आयोग के द्वारा पूरा नहीं कराया गया, और जो पेच इसमें फंसा है उसका भी अभी तक समाधान नहीं निकाला गया है। तो सवाल है, समाधान कब निकलेगा, या तो सरकार जाने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाने, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाने। लेकिन मैं आपको बता दूं, अध्याचन भी पहुंच जाए तो भर्तियां ना आए तो बहुत ही गलत है। इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया है और शीघ्र भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की है। अगली अपडेट है ANM भर्ती को लेकर। जैसा कि मैंने आपसे दावा किया गया था कि भर्तियां कोर्ट में जाएंगी, उसके कई कारण हैं। ANM भर्ती मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया। लखनऊ खंडपीठ भर्ती मामले में जो जुड़ी याचिकाएं हैं, जो लोग हैं, उसके संबंध में निर्णय ले चुका है। अब फैसला सुरक्षित का मतलब है कि सब कुछ हो चुका है, केवल आदेश सुनाना क्या है, उसका निर्णय क्या है, कोर्ट का आर्डर, या तो समय के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद कोर्ट ने ANM भर्ती मामले में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में अब 4 फरवरी को सुनवाई होगी। या आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने एकता यादव व अन्य सहित आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लेखपाल भर्ती भी कोर्ट में जाएगी। आप इसको मान लीजिए, कैसे जाएगी इसके बारे में जिक्र किया हूं। जब आपने
पीईटी का नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें पहली बात आपको कट ऑफ निर्धारित करना था कि इतने कट ऑफ वाले क्वालिफाई माने जाएंगे, जिस तरह से यूपी टीईटी में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऐसा नहीं किया। इधर लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, कितने गुना मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे उसके बारे में जिक्र नहीं है ना। इसके पहले कोई नोटिस जारी करके यह बताया गया कि कितने गुना मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 15 गुना या 20 गुना कैंडिडेट मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे, जो व्यक्ति 1 या 2 नंबर से छंटेगा, जो अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से छंटेगा वह तुरंत कोर्ट में जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है। और जो लोग कह रहे हैं कि भर्ती फंसेगी नहीं, वक्त के साथ आपको पता चलेगा। जिस तरह से इस भर्ती में बवाला हो रहा है एनएम भर्ती में, उस तरह से उसमें भी बवाला होगा। समय का इंतजार करिए, जो कह रहा हूं वही होने वाला है। अगली खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 21 तक बंद प्रवेश की प्रक्रिया भी फंसेगी। ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं, छात्रों के लिए बंद रहेगा पुस्तकालय। ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोना की महामारी के कारण। लगातार कोरोना की महामारी बढ़ रही है, जिसके कारण विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण खबर हरियाणा की। हरियाणा की निजी नौकरी में 75% आरक्षण मिलेगा। नई दिल्ली के एडिशन में छपा हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण की व्यवस्था शनिवार को लागू हो गई। यह व्यवस्था 30,000 रुपये मासिक वेतन तक की नौकरी में मान्य होगी। यह कानून पायलट योजना के तौर पर 10 वर्ष तक लागू रहेगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक और महत्वपूर्ण खबर है रैलियों को लेकर। जैसा कि चुनाव नज़दीक है, रैलियां होनी चाहिए, ऐसा सभी का मानना है, ऐसा राजनीतिक पार्टियों का मानना है। लेकिन कोरोना की महामारी जिस तरह से गति पकड़ी हुई है, जिस तरह से केस आ रहे हैं, उसमें रैली कराना सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 22 तक रैली और रोड शो पर पाबंदी रहेगी। रोड शो नहीं कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंधों को रखा बरकरार। तो पार्टियों को मिली 300 लोगों या हाल की आधी क्षमता के साथ इंडोर बैठक की इजाज़त। तो इसी तरह आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अब भाजपा के बाद अब मीडिया है, अब भाजपा के बाद डिजिटल मीडिया पूरा प्रचार करने का एक जरिया है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के पास ऐसा जरिया नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि प्रकार के स्रोत हैं प्रचार करने के लिए? क्या उस आधार पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना मुमकिन है? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या बीजेपी हार पाएगी या बीजेपी पुनः प्रचंड बहुमत से जीतेगी? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है कि शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को वापस भेजी कला विषय के चयनितों की फाइलें। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन से सलाह के बाद की गई थी नियुक्तियों की संस्तुति। तो 250 अभ्यर्थियों का निरस्त हो चुका है चयन। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो अगर आपको इस प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।